हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 20th लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे एथिकल डिलेमा के बारे में। एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है? एथिकल डिलेमा इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर एथिकल ऑप्शंस। एथिकल डिलेमा के बाद हमने बात की थी नेचर ऑफ एथिकल डिलेमास के बारे में। एथिकल डिलेमास की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एथिकल डिलेमास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एथिकल डिलेमास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को या फिर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो पब्लिक सर्वेंट्स देखने को मिलते हैं वो किस तरीके के एथिकल डिलेमास को फेस करते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो मेजर एथिकल डिलेमास देखने को मिलते हैं उनमें से सबसे पहले बात होती है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मतलब ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये पूरा का पूरा जिला चलाते हैं, ये पूरा का पूरा शहर चलाते हैं, ये पूरा का पूरा देश चलाते हैं। जितनी भी पॉलिसीज आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सिविल सर्वेंट्स की होती है। और सिविल सर्वेंट्स अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छे से फुलफिल कर पाए उसके लिए ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनको खूब सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। इनको खूब सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन जब इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब इसको यूज करके डिसीजंस लिए जाते हैं तो उन डिसीजंस में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम्स जैसे सब्जेक्टिविटी। ये जो डिसीजंस होते हैं इनके ऊपर पर्सनल फीलिंग्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इनके ऊपर पर्सनल ओपिनियंस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इनके ऊपर प्रेजुडिसेस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिलता है। इमेजिन करो आप सिविल सर्वेंट हो और आपको पता है कि किसी भी पॉलिसी को ऑब्जेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। कोई पॉलिसी लाई गई और जैसे ये पॉलिसी आई आपने सोचा कि जो पॉलिसी है इसको ऑब्जेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन दूसरे तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा आपके ऊपर। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, जो पॉलिटिकल लीडर बैठा हुआ है, वो आपको क्या कह रहा है कि भाड़ में गई ऑब्जेक्टिविटी, ये जो पॉलिसी है इसको कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करो कि जो मेरे लोग हैं उनको फायदा हो। अब आप बीच में खड़े हुए हो, आप सिविल सर्वेंट हो, आपको डिसीजन लेना है। आपको पता है कि सही क्या है कि जो पॉलिसी है इसको ऑब्जेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन दूसरे तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में एक जो मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। दूसरा बात होती है पार्टीजनशिप वर्सेस नॉन पार्टीजनशिप। नॉन पार्टीजनशिप का मतलब होता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब एज अ सिविल सर्वेंट आपको ये पता है कि आपको ये जो नॉन पार्टीजनशिप नाम की वैल्यू है इसको फॉलो करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है
कि आपका जो करियर है, आपके करियर की जो ग्रोथ है, वो किसके हाथ में है? वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, वो पॉलिटिकल लीडर के हाथ में है। अगर आपका रिश्ता पॉलिटिकल लीडर के साथ में अच्छा है, तो आपको अच्छी-अच्छी जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी, आपको बढ़िया-बढ़िया अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका रिश्ता पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ में खराब है, तो आपको किसी कोने में फेंक दिया जाएगा। ऐसे कोने में फेंक दिया जाएगा, जहाँ आपकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी। अब सोचो, आप बीच में खड़े हुए हो, आप सिविल सर्वेंट हो, आपको पता है कि सही चीज़ क्या है कि आपको ये जो नॉन पार्टिजनशिप नाम की वैल्यू है, इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपका करियर जो है, वो किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। तो यहाँ भी एक बड़ा एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है। तीसरा अगर बात करें, तो तीसरा बात होती है कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस करप्शन। और करप्शन एक मेजर इश्यू है, तो ये एथिकल डिलेमा आमतौर पे देखने को मिलता है। इमेजिन करो, आपकी पोस्टिंग किसी डिपार्टमेंट में हुई और पोस्टिंग होने के बाद आपको पता चला कि ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें मेजर करप्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस करप्शन को एक्सपोज करोगे, तो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नेशनल थ्रेट बन सकती है, जो कि नेशनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बन सकती है। अब सोचो, एक तरफ ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है जिसकी वजह से जो हमारी सिक्योरिटी है उसको खतरा हो सकता है, और दूसरी तरफ करप्शन चल रहा है। करप्शन अगर चलता रहेगा तो देश वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या चूज करोगे? खतरे में डालोगे देश को? और अगर इमीडिएट खतरे में नहीं डालोगे, तो लॉन्ग टर्म में करप्शन चल ही रहा है। किस चीज को चूज करोगे? तो कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस करप्शन, ये भी अपने आप में एक मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है। इसके अलावा बात होती है नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट के बारे में। इमेजिन करो, एक टेंडर निकला और टेंडर किसको प्रोवाइड करना है, ये आपके हाथ में है। दो लोगों ने इस टेंडर के लिए अप्लाई किया। एक ऐसा इंसान है जिसका काम बेहद घटिया है, आपको पता है, लेकिन ये जो इंसान है, इसको मिनिस्टर की बैकिंग है, ये मिनिस्टर का रिश्तेदार है। और एक दूसरा इंसान है, ये जो दूसरा इंसान है, आपको पता है कि इसका काम बेहद सुंदर है, बहुत मजबूत काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, आपके हाथ में है, आप जिसको चाहो उसको टेंडर दे सकते हो। उधर से मिनिस्टर का फोन आ रहा है, ये जो टेंडर है वो मेरे ही रिश्तेदार को मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको पता है कि ये जो दूसरा वाला आदमी है, इसके पास में मेरिट है, ये काम अच्छा करता है। पॉलिटिकल प्रेशर, नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट। और ये जो सिचुएशन है, ये आमतौर पे सिविल सर्वेंट्स को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा एक मेजर एथिकल डिलेमा जो कि आजकल देखने को मिलता है, वो है पॉपुलिज्म वर्सेस एनोनिमिटी। देखो, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये अनोनिमस रह के अपना काम करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, और ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये भी तो इंसान होते हैं, इनकी भी तो फीलिंग्स होती हैं। इनका भी मन होता है कि इंस्टाग्राम पेज बनाया जाए, इनका भी मन होता है कि यूट्यूब चैनल बनाया जाए, इनका भी मन होता है कि हमें भी लोग जाने। इमेजिन करो, एक 21-22 साल का बच्चा है और इसने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की। मेहनत करने के बाद ये सिविल सर्वेंट बन गया, ये आईएएस बन गया। आईएएस बन के ये खूब सारे काम कर रहा है और इसको कोई जानता नहीं है। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंसान है जो कि 15 सेकंड रील्स पे नाचता है और उसके 20-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये जो सिविल सर्वेंट है, ये सोचेगा नहीं क्या कि यार सारा काम मैं कर रहा हूँ, अच्छे काम मैं करता हूँ, मेहनत मैंने की, पढ़ाई मैंने की,
सरकार में इंपॉर्टेंट रोल मेरा है और मेरे कंट्रीब्यूशन को कोई जानता ही नहीं है। जानते किसको है? ये 15 सेकंड वाली रील वाले बंदे को। तो आज की डेट में बड़ा डिफिकल्ट होता है एनोनिमिटी को मेंटेन करना, बिकॉज सोशल मीडिया का दौर है। फिर इसके अलावा एक जो मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है वर्क एथिक्स वर्सेस डिसिप्लिन। और वर्क एथिक्स वर्सेस डिसिप्लिन के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। वही एग्जांपल इमेजिन करो, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके सीनियर्स का ऑर्डर आया कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको हटाओ, लाठी चार्ज करो, मारो पीटो इनको, जेल में डालो, लेकिन इनको यहां से हटाओ। ऑर्डर तो आ गया, लेकिन आपके अंदर आवाज आ रही है, या जो आपका वर्क एथिक्स है वो ये कह रहा है कि यार ये प्रोटेस्टर्स कोई क्रिमिनल नहीं है, ये अपनी बात को सुनवाने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं और पीसफुली बैठे हुए हैं, इनको मारा नहीं जाना चाहिए, इनसे बातचीत की जानी चाहिए। हो गया एथिकल डिलेमा। एक तरफ आपका वर्क एथिक्स है और दूसरी तरफ सीनियर्स का ऑर्डर है, डिसिप्लिन है। चूज करो, क्या चूज करोगे? और अभी तो सुनने में बहुत इजी लगता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हाँ यार ये चूज कर लेंगे, हाँ यार ये चूज कर लेंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में होते हो तो किसी एक चीज को चूज करना उस मेच्योरिटी के साथ में अपने आप में डिफिकल्ट होता है। देखो, एथिकल डिलेमास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो और बहुत सारे एथिकल डिलेमास के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5-6 हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये मेजर एथिकल डिलेमास हैं इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इनके बारे में भी अगर आपको पता होगा तो काम चल जाएगा। अब बात आती है एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से एथिकल डिलेमास देखने को मिलते हैं? देखो, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कंपनी है, वो प्राइमरीली किस चीज के लिए काम करती है? वो प्राइमरीली काम करती है प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एथिकल डिलेमा कब आता है? एथिकल डिलेमा आता है जब बात होती है सोशल गुड के बारे में। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करे या फिर सोशल गुड की तरफ भी इसको ध्यान देना चाहिए? देखो, आम तौर पे तो हम सभी बोलेंगे कि भाई सोशल गुड के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब आप उस पोजीशन में होते हो कि आप कंपनी को चला रहे हो, तब ये डिसाइड करना कि प्रॉफिट को छोड़ के सोशल गुड की तरफ मूव किया जाए अपने आप में डिफिकल्ट होता है। हर कोई रतन टाटा नहीं होता है। बड़ा मेहनत लगती है, बड़ा क्लैरिटी लगती है ये समझने में कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है। प्रॉफिट वर्सेस सोशल गुड। दूसरा एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस प्रोडक्शन, वर्सेस प्रोडक्शन। अब एनवायरमेंट की खूब बातचीत होती है आजकल, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनी को चला रहा है, उसके सामने ये भी एक मेजर एथिकल डिलेमा होता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए या फिर प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, या फिर इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। ये भी अपने आप में एक मेजर सवाल होता है। फिर तीसरा अगर बात करें तो तीसरा हम बात कर सकते हैं मैन्युपुलेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वर्सेस
करेक्ट इंफॉर्मेशन। और ये तो मेजर चैलेंज है। आजकल आप खूब देखते होंगे कि ये जो कंपनीज हैं, इनका सोल फोकस क्या है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट किया जाए। फॉर एग्जांपल, वो ऐड आती है, फेयर एंड हैंडसम टाइप, एक क्रीम है, एक लड़का है दुखी बैठा हुआ है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। फिर सडनली क्रीम आई, उसने क्रीम लगाई और 5 लड़कियां भी आ गई साथ में। अब ये क्या है? ये एक तरीके से मैन्युपुलेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। किसी भी कंपनी में जो इंसान कंट्रोल कर रहा होता है चीजों को, उसको ये भी सोचना होता है कि मैन्युपुलेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू ये जो प्रोडक्ट है इसको प्रमोट किया जाए या फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। देखो, जब हम थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें बड़ा इजी लगता है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो ना। लेकिन जो कंपनी चला रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको क्या लग रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो कोई प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी। तो कैसे काम किया जाए, ये एक मेजर एथिकल डिलेमा होता है। फिर ये जो तीसरा मेजर एथिकल डिलेमा है, इसके अलावा एक एथिकल डिलेमा देखने को मिल सकता है, नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट। ये हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी देखा था और आमतौर पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, फिर भी देखने को मिलता है। आपने देखा ही होगा ऐसे लोग जिनका कंपनी के साथ में कोई रिलेशन है, या कंपनी के अंदर जो ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है उसके साथ में कोई रिलेशन है, उनको फेवर दिया जाता है, उनको फेवर मिलता है, और मेरिट को साइड में रख दिया जाता है। तो ये भी एक मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एक बात होती है प्रॉफिट वर्सेस सोशल गुड की, दूसरा बात होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस प्रोडक्शन की, तीसरा बात होती है मैन्युपुलेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वर्सेस करेक्ट इंफॉर्मेशन की, चौथा बात होती है नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट की, और एक पांचवा पॉइंट और है जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है? लेबर लॉस वर्सेस लेबर एक्सप्लॉइटेशन। लेबर एक्सप्लॉइटेशन कह लो या फिर मार्केट प्रैक्टिसेस कह लो। अब देखो, लॉस तो क्या कह रहे हैं कि इंसान को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए किसी भी काम के लिए। वो मान लेते हैं 18,000 है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि ये जो आदमी है ये मेरे यहाँ पे 8,000 में काम करने के लिए आ जाए। अब आप लेबर लॉस को इंप्लीमेंट करोगे तो 10,000 का घाटा झेलना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर एथिकली रॉन्ग हो। तो ये भी एक मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और बहुत सारे एथिकल डिलेमास के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर आप इनके बारे में भी बात करोगे तो काम चल जाएगा। देखो, एक तो हमने बात की एथिकल डिलेमास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, पार्टिजनशिप वर्सेस नॉन पार्टिजनशिप, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस करप्शन, नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट, पॉपुलिज्म वर्सेस एनोनिमिटी, वर्क एथिक्स वर्सेस डिसिप्लिन। देखो, नाम नाम अगर याद रह जाएंगे तो इनके ऊपर कंटेंट आप लिख सकते हो, लेकिन नाम नाम याद रखना। फिर हमने बात की एथिकल डिलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हमने बात की प्रॉफिट वर्सेस सोशल गुड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस प्रोडक्शन, मैनिपुलेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वर्सेस करेक्ट इंफॉर्मेशन, नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट, लेबर लॉस वर्सेस लेबर एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके के एथिकल डिलेमास देखने को मिलते हैं वो तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है एथिकल कंसर्न के बारे में। सिलेबस में अगर आप देखोगे तो एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा, ये दोनों टर्म्स मेंशन किए गए हैं। एथिकल डिलेमा का मतलब हमें समझ में आ गया। एथिकल कंसर्न का मतलब क्या है? बेहद सिंपल।
ह्यूमन एक्शंस का जो एथिकल एस्पेक्ट होता है उसको लेके जो कंसर्न्स होते हैं उनको बुलाया जाता है एथिकल कंसर्न्स। बेहद सिंपल, एथिकल कंसर्न का मतलब क्या है? एनी कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। एनी कंसर्न रिलेटेड टू रिलेटेड टू ethical dimension of human actions is known as ethical concern। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, आपके पेरेंट्स आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उनको भेजना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको कंसर्न क्या होता है, उनको चिंता क्या होती है कि हमारा बच्चा बाहर जाके किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, कुछ स्मोक वगैरह ना करने लग जाए, कुछ वाइन वगैरह दारू वगैरह ना पीने लग जाए। ये जो चिंता है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को एथिकल कंसर्न बुलाया जाता है। एथिकल डायमेंशंस को लेके जो चिंता होती है, जो कंसर्न होता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको एथिकल कंसर्न बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स हमें लेके चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, उनको चिंता रहती है कि कहीं हमारे खराब दोस्त ना बन जाए, कहीं हम स्मोक वगैरह ना करने लग जाएं। ये क्या है? ये एथिकल कंसर्न है। एथिकल कंसर्न का मतलब क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स देखने को मिलते हैं? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स देखने को मिलते हैं? देखो, आजकल या रीसेंट टाइम्स में एक जो मेजर एथिकल कंसर्न देखने को मिला है वो देखने को मिला है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए। संविधान खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, चिंता है, अपोजिशन को बढ़ चढ़ के इसको प्रोपगेट करती है, इसके बारे में बात करती है। कितना खतरे में है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ, आजकल एक एथिकल कंसर्न ये है कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो खतरे में है। दूसरा कंसर्न देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। स्पेशली जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे खतरा है। तो आजकल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एथिकल कंसर्न्स के तौर पे एक तो बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज खतरे में है। हालांकि कितना खतरे में है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बात तो होती है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी एक कंसर्न देखने को मिलता है। तीसरा, बात होती है मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में। मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिल रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं स्पेशली वो इसके बारे में बात करते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, मेजॉरिटी जो है वो अपने व्यूज को माइनॉरिटी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। तो एक एथिकल कंसर्न मेजॉरिटेरियनिज्म का भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बात होती है ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज के बारे में। रिसेंट टाइम्स में, पिछले कुछ सालों में इस पर भी खूब चर्चा हुई है कि ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन के लिए
रिसेंट टाइम्स में ये खूब कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी के जैसे फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज को लेके भी एथिकल कंसर्न देखने को मिला है। इसके अलावा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में हमेशा से ही एक प्रॉब्लम देखने को मिला है, करप्शन। करप्शन को लेके हमेशा से एथिकल कंसर्न देखने को मिला है। करप्शन के अलावा अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। पेपर लीक हो गया, अकाउंटेबल कौन है पता ही नहीं है। कोई स्कैम हो गया, अकाउंटेबल कौन है पता ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के अलावा अगर बात करें तो पॉपुलिज्म। भाई सिविल सर्वेंट से आप क्या चाहते हो कि वो अनोनिमस रह के काम करें, लेकिन पॉपुलिज्म वाली टेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं। और पॉपुलिज्म के अलावा पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप ये भी टेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में एथिकल कंसर्न्स की अगर बात करें तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर एथिकल कंसर्न है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको लेके एथिकल कंसर्न है। तीसरा, मेजॉरिटेरियनिज्म को लेके और ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज को लेकर भी एथिकल कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। करप्शन और अकाउंटेबिलिटी ये हमेशा से ही एथिकल कंसर्न रहा है। पॉपुलिज्म ये रीसेंट फिनोमेना है, और पार्टीजनशिप ये भी आजकल एथिकल कंसर्न का पार्ट है। इसको लेके भी लोग थोड़ा चिंतित हैं। अच्छा, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, एक तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके वायलेशन की कोई फिक्र नहीं रहेगी, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें इंश्योर करने की जरूरत है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो सरकार का जो भी, अगर बाई चांस कोई भी ऑटोक्रेटिक स्टेप होगा तो उसको रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सॉल्यूशन क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करो, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखो, तो ये जो एथिकल कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस किया जा सकता है। अगर बात करें मेजॉरिटेरियनिज्म और ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज के बारे में, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि एक तो तीनों ऑर्गन्स के बीच में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाए। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाए। फिर इसके अलावा मीडिया जो कि फोर्थ पिलर है, वो अपना काम प्रॉपरली करे। और इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं वो भी अवेयर सिटीजन्स के तौर पे एक्ट करें, और जहां जरूरी है वहां सरकार को राइटफुल तरीके से क्वेश्चन करें। इसके अलावा करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो सोशल मीडिया जो है वो आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। कहीं कोई गड़बड़ होती हुई दिखाई दे, आपको एक ट्वीट करना है, और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर को, उसके जो सेक्रेटरी है उनको टैग करना है। ट्वीट वायरल, आपकी समस्या का समाधान। कोई अगर करप्शन करना है तो आपको जो करप्शन कर रहा है उसकी वीडियो बनानी है, वीडियो वायरल, समस्या का समाधान। तो आज की डेट में सोशल मीडिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर करप्शन को खत्म करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए हमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाने की जरूरत है। और ज्यादा जरूरी क्या है कि इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें पॉपुलिज्म और पार्टीशनशिप की, तो यहां पे सॉल्यूशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि एथिकल गाइडेंस,
एथिकल गाइडेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान ही ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके अंदर हमें एथिकल गाइडेंस को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। इनको बताने की ज़रूरत है कि आपको अपना काम अनोनिमस रह के करना है। चाहे कितना भी प्रलोभन मिले, चाहे कितना भी सोशल मीडिया आपको अपनी तरफ खींचे, लेकिन आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है और अनोनिमस रह के अपना काम करना है। पार्टिजनशिप, इनको बताना है कि भाई नॉन पार्टिजनशिप ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको उसको फॉलो करना है। ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू ये जो एथिकल कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस किया जा सकता है। देखो, हमने बात कर ली एथिकल डिलेमा के बारे में, एथिकल कंसर्न के बारे में। अब आगे चलते हुए हमें पढ़ना है कि अगर कोई एथिकल डिलेमा हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए क्या-क्या टूल्स हैं और उन टूल्स को हम पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।